नमस्कार दोस्तों। हम हुमायूं पढ़ रहे थे। हुमायूं में हमने बिलग्राम युद्ध तक की बात को पूरा कर लिया था और अब बिलग्राम की हार के बाद हुमायूं यहाँ से निकल जाता है और निर्वासन की जिंदगी जीता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हुमायूं का निर्वासन। हेडिंग रहेगी हुमायूं का निर्वासन काल। मतलब हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा और ये 1540 से लेकर और 1555 तक रहता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? अब हुमायूं का जो निर्वासन काल चलता है इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये अध्ययन की सुविधा ही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता। ये हम हमारे लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना। मैं निर्वासन काल के अंदर हम 3 से 4 इसके बिंदु बांट लेते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हुमायूं यहाँ से दिल्ली से निकलता है और इसके पीछे खव्वास खां और बयाजीद जो बरमजीद गोड़ जो है वो उसका पीछा करते हैं और हुमायूं दिल्ली से रोहतक जाता है। रोहतक में उसको अस्करी, हिंदाल, मिर्जा हैदर जो सेनापति थे वो सारे मिल जाते हैं और रोहतक के अंदर किले में किसी ने भी हुमायूं की सहायता नहीं करी। इवन रोहतक के लोगों ने दुर्ग के द्वार भी नहीं खोले, रोहतक के नगर द्वार भी नहीं खोले, रोहतक में प्रवेश भी नहीं करने दिया। मुगलों की ये इज्जत रही थी उस समय, आप समझ सकते हो। तो रोहतक से फिर इनको कुछ नहीं मिला तो वो लाहौर पहुंचते हैं, कामरान के पास में। कामरान ठीक ठाक स्थिति में था। कामरान ने अच्छा खासा स्वागत करवाया हुमायूं का, और लेकिन कामरान के मन में अभी भी हुमायूं के प्रति वो प्रेम नहीं था। वो विश्वासघाती प्रकृति का व्यक्ति था। हुमायूं को भी कामरान पर विश्वास नहीं था। और फिर कामरान के पास में जाता है हुमायूं, लेकिन वहाँ उसको लग जाता है कि कामरान कोई भी साजिश कर सकता है। तो हुमायूं कामरान के पास से सिंध जाता है, शाह अरगुन से सहायता वगैरह मांगता है। शाह अरगुन ने भी हुमायूं की कोई सहायता नहीं करी इस समय, क्योंकि उसको पता था कि कल को यह हमारा ही राज्य लेने वाला है। ठीक है, तो लाहौर में भी उसको कोई शाह अरगुन की तरफ से कोई हेल्प है वो नहीं मिलती है। वो यहाँ पे घेरा भी डालता है और यहीं पर वो घेरा सफल नहीं होता है तो उसका भाई हिंदाल सिंध में ही सहवान का घेरा डालता है और सहवान के घेरे में ही हमीदा बानो बेगम से इसने विवाह भी कर लिया। यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो हुमायूं को लगा कि अब संन्यास लेके मक्का मदीना चला जाना चाहिए, राज्य की लालसाएं इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए भारत की, ये सोच के। और वो काफ़ी उदास हो जाता है, काफ़ी हताश हो जाता है और उसके बाद वापस वो निर्णय करता है कि सिंध से वापस आपके राजस्थान की तरफ आया जाए। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मैप से। ठीक है, तो देखो वो ये मान लेते आगरा, आगरा से ये लाहौर आता है, लाहौर से ये सिंध आता है। ठीक है, और सिंध में जब इसको लगा कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो इसको लगा कि चला जाऊँ मक्का मदीना। लेकिन उसके बाद इसके दिमाग में आता है कि मालदेव जो जोधपुर राठौड़ शासक था वो काफ़ी शक्तिशाली था और वहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो ये यहाँ से आता है बीकानेर। ठीक है, कहाँ आता है? बीकानेर आता है। और बीकानेर आने के बाद में इसने जो है वो आपके यहाँ से 2-3 दूत भेजे किसके दरबार में? मालदेव के दरबार में। और मालदेव ने उनको ठीक रिस्पॉन्स भी किया और मालदेव ने ये तक आश्वासन दिया कि उस समय तक ये बीकानेर से आपके आगे फलोदी तक यहाँ तक आ गए थे और वहाँ पर मालदेव ने आश्वासन दिया कि भाई बीकानेर हम आपको दे देंगे। लेकिन जब आपके हुमायूं के दूत मालदेव के दरबार में जाते हैं, उसी समय मालदेव के दरबार में उसका शेरशाह सूरी का दूत भी मौजूद था। तो थोड़ा सा उनको अविश्वास हो गया। अविश्वास के कारण हुमायूं ने यहाँ पे रहना ठीक नहीं समझा और वो वापस ये छोड़कर और मध्य एशिया की तरफ आ जाता है। तो जोधपुर शासक मालदेव से मिली सहायता को उसने स्वीकार नहीं किया अब विश्वास के चलते, और इसके बाद फिर ये वो वापस ये क्षेत्र छोड़ के और ये सिंध की तरफ आ जाता है। और फिर आगे क्या होगा
वो अगले पॉइंट्स पे लेंगे। तो पहला जो पॉइंट हम समझेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी जटिल है यहाँ पे। तो हुमायूं में सबसे पहले लिखेंगे आगरा से रोहतक, सॉरी आगरा से लाहौर तथा जोधपुर। ये इसकी निर्वचन काल का पहला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं चाहता हूं कि हम लिख लेते हैं। उसके बाद जोधपुर के आगे क्या हुआ उसकी कहानी भी बाद में बताऊंगा, और उसकी यात्रा को आगे हम शुरू करेंगे। जोधपुर के बाद क्या हुआ, तो फिर हम ऐसे करते करते तीनों पैरामीटर समझ लेते हैं, फिर लास्ट में पूरी कहानी एक साथ सुना दूंगा। इससे क्या होगा कि आपके चारों पैरामीटर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको हुमायूं की ये यात्रा करवा देता हूं कि आगरा से निकलने के बाद हुमायूं किस तरह से लाहौर जाता है, किस तरह से सिंध जाता है, और किस तरह से जोधपुर के शासक मालदेव से सहायता मांगता है, और वहां पे मालदेव सहायता भी करता है। परंतु हुमायूं अविश्वास के कारण मुल्ला सुर्ख ने कह दिया था कि भाई यहाँ पे रहना हुमायूं के लिए ठीक नहीं है, तो अव्यवस्था के कारण हुमायूं वापस चला जाता है। तो यहाँ तक की जो यात्रा थी इसकी वो समझते हैं। इसके बाद हुमायूं का दूसरा चरण शुरू करेंगे, और फिर हुमायूं ईरान ले जाएंगे दूसरे चरण में, और ईरान में शासक के साथ क्या समझौता किया, फिर हुमायूं को वापस काबुल कंधार लाएंगे और भाइयों से लड़ाएगा, और चौथे चरण में हुमायूं जो है वो वापस आपके आ जाएगा भारत, और दिल्ली मुगल आगरा में मुगल राज्य की पुनः स्थापना होगी। तो 4 चरणों में बात होगी। मैं पहले चरण को समझ रहा हूँ यहाँ पे, ये यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको आगे लिखूंगा, फिर दूसरा पॉइंट आगे आगे ऐसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक लिख लिया, इसको अभी आगे हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। निर्वसन काल में पहला पॉइंट, आगरा से सीधा लाहौर व जोधपुर। ठीक है, अब ये है हमारे हुमायूं के निर्वसन काल की पहली हेडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना देखिए। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा मैप के जरिए फिर समझा देता हूं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये आगरा है, हुमायूं यहां से निकलता है, और पीछे खव्वास खान और बरमजीत गोड़ इसका पीछा करते हैं। ठीक है, और यहां से निकलने के बाद ये यहाँ पे रोहतक आता है, और रोहतक के लोगों ने दुर्ग के और नगर के द्वार भी नहीं खोले क्योंकि इनका हुमायूं से कोई अब भय नहीं रहा था। फिर बीच में ये दिल्ली भी आएगा, और फिर देखिए क्या हुआ। फिर रोहतक से आगे एक मिनट, फिर आगे जाता है और आगे आपके लाहौर पहुंचता है। लाहौर में किसका शासन था, कामरान का शासन था। ठीक है, कामरान के पास जाता है, कामरान से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है खास, तो फिर कामरान के पास से ये कहाँ आता है, सिंध आता है, और सिंध जो है यहाँ पे शाह अर्गुन का शासक था, इसने भी कोई सपोर्ट है वो नहीं किया। और उसके बाद में यहीं पर सिंध के अंदर सहवान में हिंदाल ने घेरा डाला था। यहीं पे हिंदाल के गुरु अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानो, उससे विवाह किया। उसके पुत्र होने के कारण, अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बानो, तो इस कारण हमीदा बानो से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम भी अकबर ही दिया था इन्होंने। और सिंध आता है, सिंध से कोई सफलता जब नहीं मिलती है तो ये आ जाता है आपके बीकानेर आ जाता है, और बीकानेर राठौड़ों के पास में था उस समय। और इस समय जोधपुर का जो शासक है वो मालदेव था, और जोधपुर के मालदेव से सपोर्ट तो मिल जाता, लेकिन उस सपोर्ट को हुमायूं स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी विश्वास है वो नहीं था यहाँ पे, क्योंकि उसके दूत और वगैरह थे, उन्होंने इस प्रकार के इनपुट हुमायूं को दिए थे कि ये लोग भरोसेमंद नहीं है इस वजह से। तो ये हुमायूं की यात्रा का हमने आगरा से लाहौर व जोधपुर, आगरा से लाहौर और जोधपुर तक की बात हमने ली। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। बिलग्राम के बाद, अब इसको भाषा दे देते हैं। बिलग्राम के बाद हुमायूं
आगरा से दिल्ली रवाना होता है। ठीक है, रवाना होता है और होता है। इसका पीछा कौन कर रहे थे? दो लोग कर रहे थे। इसका पीछा बरमजीत गोड और खवास खान कर रहे थे। ऐसे कोई सवाल नहीं पूछता कि पीछा कौन कर रहा था, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सेनापति शेर खान या शेर शाह सूरी के थे। इन दोनों के नाम हम पहले भी 2-3 बार लिख चुके हैं। तो ऐसे नाम लिखने से इतना याद हो जाता है कि कौन से सेनापति खवास खान और कौन से सेनापति शेर शाह सूरी के रहे हैं, कौन से सेनापति हुमायूं के रहे हैं। सेनापतियों के नाम याद हो जाते हैं, है ना। इसका पीछा बरमजीत गोड व खवास खान कर रहे थे। खवास खान कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली से हुमायूं रोहतक आया। हुमायूं कहाँ आया? रोहतक आया। यहां पर नगर के द्वार नहीं खोले गए। ये सवाल आता है कई बार कि किस स्थान पर नगर द्वार हुमायूं के लिए नहीं खोले गए, तो वो रोहतक हो जाएगा। जब नगर द्वार ही नहीं खुले तो वो हुमायूं ने यहाँ ठहरना ठीक ही नहीं समझा और यहाँ से रोहतक से सीधा लाहौर जाएगा। हुमायूं रोहतक से लाहौर गया। लाहौर गया, ठीक है। लाहौर गया, यहां पर कामरान का शासन था। किसका शासन था? कामरान का शासन था। ठीक है, और मोहम्मद मुंशी के यहाँ उसको रोका गया। कोई सवाल नहीं पूछेगा ये कि किसके यहाँ रोका गया। ठीक है, लेकिन स्टोरी में फिर क्या है कि वो तारतम्यता बनी रहती है। कामरान पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मोहम्मद मुंशी के यहाँ रोका गया, कि यहाँ रोका गया। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे और लिखनी पड़ेगी हमें कि रोहतक में इसको इंदाल और वो मिले। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके डाल रहा हूँ, जगह नहीं थी यहाँ लिख लेता हूँ। मिर्जा हैदर और अस्करी व इंदाल हुमायूं से मिले। कहाँ? रोहतक में मिले। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें ऐड कर देना। अब देखो क्या हुआ, यहाँ गया। अब यहाँ पे हुमायूं ने पहला प्रयास किया सत्ता को वापस प्राप्त करने का। लाहौर में क्या प्रयास किया? जितने भी मुगल अधिकारी थे उनकी बैठक बुलाई। बैठक बुलाकर हुमायूं का टारगेट ये था कि मुगल अधिकारियों को अपने पक्ष में करके, कामरान को अपने पक्ष में करके और कामरान की सहायता से वापस भारत पे अर्थात शेर शाह सूरी पर अटैक किया जाए। ऐसा प्लान था इसका। किसका? हुमायूं का। लेकिन हुआ क्या? अब मुगल अधिकारियों की सभा बुलाई गई और इस सभा में एक प्रतिज्ञा पत्र, जैसे तज़किरा कहते हैं हम, उस पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया गया कि सारे मुगल अधिकारी मुगलों के प्रति वफादार बने रहेंगे। लेकिन अधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, तो ये सभा है जो फैल हो गई थी। उसके बाद ये सिंध की तरफ निकलता है और रोहतक में इसको सूचना मिल गई थी कि शेर शाह ने सूरवंश की स्थापना कर ली। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना आप,
सूर्यवंश की स्थापना की सूचना मिल गई। ठीक है, तो यहां लिखता हूं, यहां गया, यहां रोका गया। ठीक है, हुमायूं को रखा गया। हुमायूं ने मुगल अधिकारियों की बैठक लेकर वफादारी की शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के प्रयास किए। मगर यह सफल नहीं हुआ। यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। वैसे प्रयोग तो ठीक था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया ये। ठीक है, तब हुमायूं मुल्तान उच्च बक्कर होते हुए सिंध पहुंचा। ठीक है, अब अपन लाहौर से कहां ला रहे हैं इसको? सिंध ला रहे हैं। वे सिंध पहुंचा। ठीक है, कहां पहुंचा? सिंध पहुंचा। और ये बात है दिसंबर 1540 की। मतलब आप सोचिए कि 1540 के अंदर अभी बिलग्राम का युद्ध समाप्त होने हुए कुछ महीने ही हुए थे, और अभी हुमायूं है वो 5-6 महीने का इसका भटकाव निर्वासन काल चल ही रहा था। पहुंचा, यहां पर शाह अर्गुन ने इसकी कोई सहायता नहीं की। यहां पर शाह अर्गुन ने राजा था सिंध का। ये क्यों पूछते हैं हम, बताते हैं हम आपको, इसलिए बताते हैं, कई बार एक प्रश्न आता है कि हुमायूं के निर्वासन काल के अंदर निम्नलिखित में से कौन से समकालिक शासक थे? कामरान कहाँ का था, शाह अर्गुन कहाँ का था, और अमरकोट का शासक कौन था, शाह ईरान का शाह कौन था, और जोधपुर का शासक कौन था? इस तरह से समकालिक शासक पूछ लिए जाते हैं कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा हुमायूं का समकालिक शासक है। अब इसको रटने की जरूरत पड़ती नहीं, इसको निर्वासन काल को अगर ठीक समझोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि हुमायूं के समकालिक शासक उस समय कौन कौन था। ठीक है, तो ये शाह अर्गुन कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। और यहाँ पर शाह अर्गुन ने कोई सहायता नहीं की। बंगाल विजय के बाद शाह अर्गुन ने एक बधाई पत्र भी भेजा था, जिसका मैं जिक्र पहले ही कर चुका था। ठीक है, तो आपको उस समय भी मैंने बताया था कि ये समकालिक शासकों के साथ में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शाह अर्गुन ने कोई सहायता नहीं की, कोई सहायता नहीं की। ठीक है, क्योंकि शाह अर्गुन का जो झुकाव था वो सीधे तौर पे कामरान के साथ में था, तो वो हेल्प करने वाला था भी नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब शाह अर्गुन ने सहायता नहीं करी तो हुमायूं ने इस क्षेत्र के आसपास का घेरा डाला,
लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो इस समय हुमायूं के साथ में हिंदाल था। अस्करी कहाँ गया? अस्करी को कामरान ने काबुल कंधार का क्षेत्र दे दिया था और वो वहां पे शासक बन के चला गया था। अस्करी ने इनका साथ छोड़ दिया था। हिंदाल का थोड़ा सा जुड़ाव हमेशा से हुमायूं के साथ में रहा था। अब सब भाइयों में से सबसे कम परेशान किसी ने हुमायूं को किया था तो वो हिंदाल ने किया था। हिंदाल ने बहुत कम परेशान किया, बाकी दोनों भाइयों ने तो बहुत परेशान किया। आगे हम देखेंगे भाइयों का संघर्ष होगा पूरा का पूरा। तो अस्करी तो सेट हो गया था काबुल कंधार के अंदर ही, और हिंदाल इसके साथ में था। तो हिंदाल ने सिंध के आसपास सेहवान क्षेत्र है वहां का घेरा डाला और हुमायूं भी उस घेरे में आ गया, सेहवान में हिंदाल के साथ में आ गया। और इसी घेरे शिविर के अंदर हुमायूं के गुरु थे अकबर जामी करके, और उसकी बेटी थी हमीदा बानो, जिसकी उम्र महज 14 वर्ष रही होगी। उसका विवाह कर दिया गया हुमायूं के साथ। हालांकि वो हमीदा बानो खुद विवाह के पक्ष में नहीं थी और हिंदाल नाराज भी हो गया। इससे हिंदाल अपने गुरु की बेटी थी तो वो अपनी बहन समझता था उसको, लेकिन हुमायूं की बड़ी इच्छा थी, उसने उससे विवाह कर लिया। दीदार बेगम ने उसको समझा भी दिया हमीदा बानो को, और छोटी उम्र में शादी कर ली। तो हिंदाल नाराज होकर हुमायूं का साथ छोड़ देता है और हिंदाल अस्करी की शरण में चला जाता है। तो इस तरह से हुमायूं के इस विवाह से वो नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद में ये लोग अमरकोट आ जाते हैं। ठीक है, अमरकोट आएंगे, उसको अपन बाद में लेंगे। पहले मैं ये विवाह वाला किस्सा जो है वो इसके साथ ही ऐड करते हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। सहायता नहीं देने पर हुमायूं ने बक्कर क्षेत्र सिंध में ही था, सिंध का घेरा डाला। जब दीर्घकाल तक सफलता नहीं मिली तब हिंदाल घेरे से बाहर आ जाता और सेहवान का घेरा डालता। तब हिंदाल यहां से निकल आता है तथा सेहवान का घेरा डालता है। ठीक है, और सेहवान का घेरा कौन डालता है? हिंदाल डालता है। अस्करी तो सेट हो गया था, मैंने आपको पहले बता दिया। हुमायूं भी हिंदाल के साथ हो जाता है, हिंदाल के साथ हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। अब जब हुमायूं हिंदाल दोनों एक ही घेरे में थे तो इस समय इसने क्या किया, हिंदाल के गुरु की बेटी हमीदा बानो से विवाह कर लिया। इस विवाह के बाद हिंदाल नाराज हो गया हुमायूं से, और नाराज होकर हिंदाल भी हुमायूं का साथ छोड़ देता है। और अब हुमायूं जो है ये हमीदा बानो, हुमायूं और बैराम खान का साथ अब मिलने वाला है आगे। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, हुमायूं भी हिंदाल के साथ हो जाता है। अब देखो क्या हुआ। इसी शिविर में हुमायूं ने हिंदाल के गुरु, अमरकोट की जो कहानी है वो जोधपुर से निकलने के बाद शुरू होगी, है ना। अमरकोट से ईरान तक हम ले लेंगे, बीकानेर से ईरान तक का दूसरे चरण में लेंगे। हिंदाल के गुरु मीर बाबा
अकबर जामी की पुत्री की 14 वर्षीय पुत्री, और हुमायूं उस समय क्या उम्र रही है, 1508 का जन्म था और ये बात है 1540-41 की। तो हुमायूं की उम्र थी उस समय 33 वर्ष के आसपास, और 14 वर्ष की बच्ची से उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बच्ची खुद स्वीकार नहीं कर रही, उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह किया गया, लेकिन कर भी क्या सकते थे, है ना। 14 वर्षीय पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया। ये बात है आपके अगस्त 1541 की, ठीक है, से विवाह किया। इससे हमीदा बानो हिंदाल, एक मिनट इसको अलग अलग लिखते हैं, नाखुश थी, और हिंदाल जो है नाखुश थी, इसे जिसे दिलदार बेगम ने मनाया। ठीक है। हिंदाल हुमायूं इस कारण या विवाह से नाराज होकर हिंदाल हुमायूं का साथ छोड़ देता है। हुमायूं का साथ छोड़ देता है। अस्करी पहले ही चला गया था और हिंदाल ने भी हुमायूं का साथ छोड़ दिया था। अब क्या होगा देखिए, अब हुमायूं जो है ये, इस मैप को देखिए, हुमायूं यहाँ से सिंध में शादी हो गई। अब हुमायूं यहाँ से, ये जो सिंध प्रदेश था, यहाँ से ये निकल के जाना चाहता था इधर काबुल कंधार की तरफ, ठीक है, लेकिन ये रास्ते सारे सिंध के शासक के पास में थे, तो शाह अर्गुन ने इसको कोई रास्ता नहीं दिया, और हुमायूं की अब इतनी ताकत थी नहीं कि उस शासक को पराजित कर सके। आगे जाना पॉसिबल नहीं था, इधर जाना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि कामरान वैसे सपोर्ट करने वाला नहीं था, आगे जाना पॉसिबल नहीं, पीछे जाना पॉसिबल नहीं, और सिंध में रहना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि जो शासक है सिंध का वही उसके पक्ष में नहीं, कभी भी मरवा सकता है। ऐसी स्थिति में हुमायूं के पास में एक ही ऑप्शन था कि वो अब इस साइड में जाए और बीकानेर जोधपुर के शासकों से सहायता मांगे। एकमात्र ऑप्शन यही बचा था। अब ये ऑप्शन उसको बाद में याद आता है, उससे पहले इसके दिमाग में यही आया कि ये सब छोड़ के राजनीति त्याग कर मक्का मदीना चला जाऊं, हमेशा की चिंता खत्म। लेकिन फिर सोचता है कि इधर जाऊं, इससे अच्छा एक बार इधर जाके प्रयास कर लेता हूं, ठीक है। और अब ये बीकानेर जोधपुर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे आगे, हिंदाल के साथ हुमायूं का साथ छोड़ देता है। फिर क्या हुआ देखिए, इधर शाह अर्गुन कंधार हेतु हुमायूं को रास्ता देने के पक्ष में नहीं था, दे नहीं रहा था।
नहीं दे रहा था। ठीक है, रास्ता नहीं दे रहा था। तब हुमायूं के पास जोधपुर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जोधपुर जाने के अलावा कोई भी रास्ता शेष नहीं था। जाने के अलावा शेष नहीं था। बात समझते जाना, चीजें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। एक बार सेट हो गया ना मामला पूरा, तब आप पक्का काम कर जाओगे इसका। अब ये सिंध से कहाँ आ रहा है? बीकानेर। आगरा, दिल्ली, रोहतक, लाहौर, सिंध और बीकानेर। जोधपुर आएगा नहीं, बस यहाँ बीच में ही रुक जाएगा। और यहां से वापस निकलेंगे तब मैं आपकी यहाँ पे दूसरी हेडिंग दूंगा कि बीकानेर से और ईरान तक की यात्रा। ठीक है, वो दूसरी हेडिंग हो जाएगी। फिर तीसरी हेडिंग देंगे ईरान से वापस काबुल कंधार जीतने तक की यात्रा। और चौथा ऑप्शन देंगे पुनः मुगल वंश स्थापित करने तक की यात्रा। तो 4 भागों में पूरा हो जाएगा और लास्ट में मैं पूरा एक साथ समझा दूंगा। तो पूरी कहानी जो है, पूरा रूट चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पार्ट में इसलिए कर रहा हूं कि रूट बड़ा जटिल लिया था उसने, ऐसे अलावा कोई रास्ता शेष नहीं था। तब हुमायूं बीकानेर आता है। ध्यान रखना है, हुमायूं बीकानेर बाद में आता है। कई किताबों ने क्या किया है कि हुमायूं को सिंध उधर भेजने से पहले ही बीकानेर भेज दिया, कि हुमायूं जब भारत छोड़ के जा रहा था वो जोधपुर होते हुए जाता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है। असली बात ये है जो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, हुमायूं बीकानेर आता है और बीकानेर जब आया तो यहाँ पर उस समय जोधपुर का शासन जो है ये मालदेव के पास में था। और मालदेव की सीमाएं जो है ये बीकानेर राज्य की लगभग पूरी समेटी हुई थी, क्योंकि बीकानेर का भी अधिकांश भाग मालदेव के पास में था। मालदेव बड़ा शक्तिशाली शासक था और हुमायूं को ठीक से पता था यही एक शासक है जो उस समय शेरशाह सूरी को पराजित कर सकता था। और बाद में आपको पता ही होगा गिरी सुमेल का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया भी है मुगल मेवाड़ संघर्ष, राठौड़ संघर्ष के अंदर। तो गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ और किस तरह से शेरशाह सूरी की हालत खराब कर दी गई थी। शेरशाह सूरी ने फिर स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई एक बाजरी की रोटी के खातिर या मुट्ठी भर बाजरी की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऐसी स्थिति मालदेव ने बाद में शेरशाह की भी थी। हालांकि पत्ता और क्या नाम उसका जैता और कुंपा के ऊपर अविश्वास किए जाने के कारण हार गया मालदेव। लेकिन अगर वो चीजें नहीं होती तो डेफिनेटली शेरशाह सूरी हार जाता। लेकिन वो कुछ राजपूतों की हमेशा से युद्ध नीति में कमी रही थी, विश्वासघात एंड ऑल, उस वजह से मालदेव हार गए। लेकिन मालदेव बहुत प्रतापी शासक था। तो बीकानेर से ये 3 दूत मिलता है। रायमल सोनी, अतगा खान साथ में था और इन दो को इनको मेला भेजा, आपके जोधपुर भेजा है। और जब ये लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि शेरशाह सूरी का दूत भी मालदेव के पास में आया हुआ है। और जब ये सारी सूचनाएं मिली, जब पत्राचार हुआ, तो जोधपुर के शासक मालदेव ने बीकानेर हुमायूं को देने की बात कही। लेकिन हुमायूं ने विश्वास नहीं किया कि कभी भी गिरफ्तार करवा सकता, तो दोनों का भेंट नहीं हो पाई। लिखते हैं यहां से हुमायूं ने 3 दूत दूत का नाम याद रखना, राजस्थान हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। 3 दूत मीर समंदर, अतगा खान और रायमल सोनी।
को जोधपुर शासक मालदेव के दरबार में भेजा। और स्वयं फलोदी के निकट, फलोदी नया जिला है ना, पहले जोधपुर में आया करता था, अब हल्द्वानी स्वतंत्र जिला हो गया है, जोधपुर के अंदर था पहले। फलोदी के निकट कुलाया योगी, फलोदी के निकट योगियों की दड़ी थी एक, दड़ी मतलब सैंड ड्यून्स कह सकते हो, जहाँ योगी लोग रहते थे, वहां रुकता है। कौन? हुमायूं स्थान पर रुकता है। अब यह राजस्थान का जुड़ा हुआ आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूं। रुकता है, ठीक है। अब मालदेव ने कुछ सोने की अशरफियां, कुछ सूखे मेवे इसलिए बेचते थे कि रास्तों में कई बार खाद्यान्न नहीं मिलता था, तो आपके ड्राई फ्रूट्स खा लेते थे, थोड़ा बहुत सूखे मेवे, कुछ सोने की अशरफियां, एक कवच लड़ने वाला, और साथ में एक पत्र लिख के दिया कि भाई मैं बीकानेर आपको सुपुर्द कर रहा हूं। और इसी समय हुमायूं का पहले एक पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करता था, मियां सुर्ख करके, मुल्ला सुर्ख करके, वो अब मालदेव की सेवा में था। उसने साथ में एक सूचना भिजवाई अलग से हुमायूं को कि यहाँ पे रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। तो सुर्ख की बात में हुमायूं आ जाता है, और हुमायूं जोधपुर के शासक मालदेव पे विश्वास न करके आगे चला जाता है अमरकोट। और इसी का परिणाम ये हुआ कि अगर हुमायूं मालदेव का विश्वास कर लेता तो मुगल राठौड़ गठजोड़ बन जाता, और अगर ये दोनों मिल जाते तो निश्चित तौर पे शेर शाह सूरी को हरा देते। ये अविश्वास हुमायूं की बहुत बड़ी भूल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं को यहाँ पे हुमायूं के पास अब खोने के लिए शेष बचा ही क्या था, तो हुमायूं को विश्वास कर लेना चाहिए था, वो उसने नहीं किया। और परिणाम ये हुआ कि हुमायूं को फिर आगे दर दर ठोकरें खानी पड़ी। ठीक है, अब इस बात को देखते हैं। रुकता है। मालदेव ने स्वर्ण मुद्राएं, कवच, सूखे मेवे व एक पत्र भिजवाया, चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी भिजवाई जिसमें हुमायूं को बीकानेर देने की बात कही गई, जिसमें हुमायूं को बीकानेर देने का वचन दिया। बीकानेर देने का वचन दिया। ठीक है, कि तेरे को बीकानेर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये था। अब मालदेव का क्या हित था? मालदेव का हित ये था कि अगर हुमायूं उसके साथ खड़ा हो जाता है तो मिलकर शेर शाह को पराजित कर देंगे, और अगर शेर शाह को पराजित कर जाते हैं और मालदेव अगर इस अभियान में सफल होता है तो निश्चित तौर पे वो भारत का शासक बन सकता था। उसकी ड्रीम्स कुछ ऐसी थी। तो ठीक था ना, अगर शासक बन जाता तो हुमायूं को क्या ही दिक्कत थी। बाद में हुमायूं कम से कम मालदेव से तो लड़ ही सकता था, और शेर शाह से तो वो बाद में वैसी स्थिति नहीं थी, कम से कम कुछ रेस में तो आता। लेकिन बिल्कुल विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने के पीछे दो कारण थे।
अब इस समय हुआ क्या कि जब हुमायूं के दूत मालदीव के दरबार में पहुंचते हैं, उसी समय संयोग वंश शेरशाह के दूत भी मालदीव के पास में आए हुए थे। एक तो अविश्वास इस कारण उत्पन्न हो गया, और दूसरा अविश्वास इस कारण हुआ कि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष, अब हुमायूं ने जब आगरा छोड़ दिया तो उसके दरबारी वहां क्यों रुकेंगे। मुला सुर्ख नाम था जिसका, उसने हुमायूं को अवगत करवा दिया था कि यहां पे मारवाड़ में ठहरना आपके लिए ठीक नहीं है। इन दो कारणों से उसको अविश्वास हुआ और वो वापस निकला और भटकता रहा आगे। अब वो अमरकोट के रास्ते आगे बढ़ता है, अमरकोट के राणा के पास में जाएगा, वहाँ अपने परिवार, राणा उसका बड़ा स्वागत सत्कार करेगा, पूरे परिवार को वहीं रखेगा और कुछ सैन्य सहायता भी देगा अमरकोट के अंदर। और फिर जब वो वहाँ से कुछ सैनिक लेकर सिंध की ओर अटैक करने के लिए निकलता है, पीछे अकबर का जन्म होता है। और ये 15 अक्टूबर 1542 की बात है। अकबर का जन्म होने पर उसको बड़ी खुशी मिलती है, और फिर इनके और अमरकोट के शासक के बीच में भी, राणा के बीच में भी थोड़ी सी अनबन हो जाती है। हुमायूं के किसी के साथ में ठीक बनती नहीं थी, और जब अनबन हो जाती है तो अमरकोट के राणा ने हुमायूं के परिवार इनको सबको बाहर निकाल दिया और विशिष्ट सुविधाएं देनी भी बंद कर दी। उसके बाद हुमायूं जो है वो सिंध का शासक भी हुमायूं से परेशान था, तब उसने कंधार का रास्ता दे दिया। फिर हुमायूं, बैराम खान और इसके कुछ चुनिंदा लोग ये कंधार के रास्ते ईरान पहुंचते हैं, और ईरान के शासक शाह तहमाशप के साथ में जाके एक समझौता करते हैं। वो बातें हम तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में पहले मैं इस बात को लिख लेता हूँ, वचन दिया। इसको लिखिए, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। वचन दिया परंतु हुमायूं ने मारवाड़ के मालदेव पर विश्वास नहीं किया। जहां विश्वास करना था वहां किया नहीं, जहां नहीं करना था वहां कर लिया भाइयों के साथ। मारवाड़ के मालदेव के पर विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? विश्वास नहीं करने के पीछे दो कारण जिम्मेदार थे। पहला कारण यह था, जब हुमायूं के दूत मालदेव के दरबार में पहुंचे, उसी समय शेरशाह के दूत भी मालदेव के दरबार में थे। दूत भी मालदेव के दरबार में थे। तो उसने ये सोचा कि कहीं इन दोनों ने गठबंधन करके मेरे को गिरफ्तार करके और मालदेव कहीं शेरशाह को ना दे दे, है ना। ऐसी कोई डील तो नहीं चल रही है। और हारा हुआ व्यक्ति वैसे ही डाउट में होता है। जब व्यक्ति हार जाता है या फेल हो जाता है ना, तो उसको कई चीज़ों पे डाउट हो जाता है। अपनी अध्ययन सामग्री पे डाउट होता है, खुद पे डाउट होता है, साथियों पे डाउट हो जाता है, शिक्षक पे डाउट हो जाता है, खुद पे तो होता ही होता है, सब चीज़ों पे डाउट हो जाता है। तो इसको भी ऐसे ही डाउट थे। दूसरा, हुमायूं के पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख जो अब मालदीव की सेवा में था,
सेवा में था ने हुमायूं को सूचना भिजवाई थी कि इसका यहां रहना, इसका मतलब हुमायूं का, उसका यहां रहना सुरक्षित नहीं है। वैसे भी हुमायूं कौन सा सुरक्षित था? ठीक है, तो एक्स विश्वास नहीं किया। अब जब विश्वास किया ही नहीं, अब वहां पे रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हुमायूं तो तय कर चुका था कि अब यहां तो रहना नहीं है। अब इस स्थिति में वो यहां से निकलता है और यूं कहिए कि वो सिंध से पहुंचेगा अमरकोट। तो अपनी जो दूसरी हेडिंग रहेगी, ये 1 मिनट आप लिखिए आराम से। अब दूसरी जो हेडिंग रहेगी उसमें वो अपन क्या देने वाले हैं हेडिंग, वो देंगे अपन आगरा से लाहौर तथा जोधपुर। अब तीसरी हेडिंग आएगी पुनः जोधपुर से अमरकोट होते हुए ईरान की यात्रा। ठीक है, तो अब देखो, जोधपुर से अमरकोट तथा ईरान। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आएगा। मैं ऐसे करते करते एक एक पॉइंट समझाता जाऊंगा और एक एक पॉइंट यहां पॉइंट्स टू पॉइंट लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु यहां पे आएगा। ये पहले मैं इस बात को फिनिश कर देता हूं। ठीक है, इस प्रकार हाँ, हुमायूं ने मारवाड़ छोड़कर पुनः सिंध जाने का निर्णय लिया। ठीक है, अब हुमायूं ने सिंध जाने का निर्णय ले लिया। अब क्या हुआ देखिए, अब आपको रास्ते का दूसरा चरण में समझाता हूं। दूसरा रास्ता होगा जोधपुर से अमरकोट व ईरान। ठीक है, अब ये रास्ता मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम इस रास्ते को लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस रास्ते से समझाऊं, यहां से समझाता हूं आपको। ये इस तरह से समझाता हूं, 1 मिनट। अब देखो क्या होगा, ये काबुल है और 1 मिनट इसमें कंधार शब्द रखना चाहिए था। ईरान नहीं दिख रहा, ईरान तो दिख तो रहा है। 1 सेकेंड, दूसरा मैप और होगा। कोई नहीं, अपन इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ये थोड़ा मैप ठीक लग रहा मुझे। अब देखो, ये है ईरान। यहाँ का राजा था शाह तहमाशप, मैं लिखवाता हूँ नाम आगे। ये यहाँ से निकला था, बिल्कुल ईरान और ये हमारा बीकानेर वगैरह ये लगभग एक ही अक्षांश पे है। अब ये यहाँ पे आता है, ये सिंध से पहले अमरकोट सिंध में ही आता है, वैसे अभी भी सिंध में ही आता है। अमरकोट के शासक के पास जाता है, राणा के पास में। और यहाँ पे अमरकोट के अंदर अमरकोट का राजा काफी अच्छा खासा सत्कार करता है और
सभी स्त्रियों को, परिवार को यहाँ रखता है और उसके बाद में यहीं पर अमरकोट के अंदर अकबर का जन्म होता है। और उसके बाद में सिंध के शासक ने भी हुमायूं को रास्ता दे दिया और सिंध के शासक के रास्ता देने के बाद हुमायूं सीधा यहाँ पे कंधार आ जाता है। ठीक है, कंधार काबुल आता है और यहाँ पर अस्करी का शासन था, क्योंकि अस्करी को लाहौर से कामरान ने नियुक्त कर रखा था। और कंधार से फिर ये आते हैं ईरान। कहाँ आते हैं? ईरान आते हैं और ईरान के शासक से वार्ता करते हैं। बैराम खान इसके साथ में था और ईरान के शासक ने कुछ शर्तें रखी। और वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि हुमायूं शिया मत ग्रहण करेगा। ईरानी शासक शिया शासक थे, हुमायूं ने शिया ग्रहण कर लिया, दस्तखत कर दिए। वैसे हुमायूं सुन्नी था, दस्तखत कर दिए। दूसरा, इसने 12,000 घुड़सवारों की सैनिक सहायता हुमायूं को दी और ये कहा गया कि हुमायूं जो है ये काबुल, कंधार, ये सारे शहर जो है ये जीत कर और ईरान के शासक को तहमशक को दे देगा। हुमायूं को पता था कि अपमानजनक डील है, बट करनी मजबूरी थी, इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। हुमायूं ईरान के शासक से डील करके और धीरे धीरे इस रास्ते से आगे बढ़ता है। कंधार काबुल आता है अस्करी को हरा के और कंधार ईरान के शासक के पुत्र को सुपुर्द करता है। पीछे सूचना मिलती है कि शाह की मृत्यु हो गई और शाह की मृत्यु की सूचना मिलते हुमायूं ने काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। और देखते ही देखते अब हुमायूं और अपने भाइयों से संघर्ष होगा यहाँ पे काबुल कंधार के अंदर, और फिर भाइयों के संघर्ष और उसके बाद में हुमायूं मजबूत हो जाता है और फिर दिल्ली पे पास वापस अटैक करेगा। तो ईरान के शासक तक की कहानी को मैं आगे ले जाता हूँ। ठीक है, इसका मैं इधर थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ। तो देखो, जोधपुर मतलब फलोदी, अमरकोट, ठीक है, अमरकोट से सिंध के रास्ते कंधार, ठीक है, और कंधार के रास्ते ईरान, ठीक है, और फिर वापस चला जाएगा कंधार काबुल। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक की बात मैं आपको ले आता हूं। यहां तक ये दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर तक तो हमने पहले पॉइंट में पहुंचा दिया। अब मैं आपके इस पॉइंट पे ले आता हूं कि किस तरह से कैसे जाएगा आगे। टाइम लग रहा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सुलझाने के चक्कर में हूं कि टॉपिक की जटिलताओं को सुलझाया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार ये चीजें ऐसे समझ ली तो फिर आपके लिए कभी भी ये मुश्किलात खड़ी नहीं करेगी, ये बात भी तय है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। जोधपुर से निकलकर या फलोदी से निकलकर हुमायूं कहाँ पहुंचता है? अमरकोट। अमरकोट पहुंचता है। ठीक है, ये बात है आपके अगस्त 1542 की। बड़ी मुश्किल से पहुंचा था, उस समय घोड़े भी नहीं थे, बड़ी किसी किसी की सहायता से पहुंचे थे। अमरकोट पहुंचता है। यहां पर राणा का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अमरकोट का राणा कौन था उस समय? अभी याद नहीं आ रहा। मैं आपको आप देख लेना एक बार, है ना, देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा।
अमरकोट के राणा, ये खाली रख रहा हूं मैं यहाँ पे, कल इसको भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अमरकोट के राणा ने हुमायूं का स्वागत किया, हुमायूं का स्वागत किया, वह हर प्रकार की सहायता दी, वह हर प्रकार की सहायता दी। यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। अकबर नाम इसीलिए दिया था कि वो हमीदा बानो के नाना का नाम इसके यही था, हमीदा बानो के पिता का नाम। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कई बार ऐसे ही सवाल आ जाता है। का जन्म हुआ, ठीक है। और इस समय सिंध के शासक अर्गुन ने परेशान होकर, परेशान इसलिए हो रहा था, लगातार परेशानी कर रहा था हुमायूं को, ने परेशान होकर हुमायूं को कंधार का रास्ता प्रदान किया। कंधार का रास्ता प्रदान किया, ठीक है। कंधार का रास्ता दे दिया। अब देखो अमरकोट से कहाँ जाएगा? कंधार का रास्ता प्रदान किया और जुलाई 1543 में हुमायूं कंधार रवाना हो जाता है, ठीक है। तारीखें याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस इनके क्रम याद रखना, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं निर्वासन काल का यात्रा क्रम, ये रूट चार्ट दिमाग में रखना। एक बार जैसे ये रूट पूरा हो जाता है ना, हुमायूं सेकंड मुगल शासन की स्थापना जैसे ही करेगा सरहिंद मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद, उस समय तक की पूरी यात्रा आप आंखें बंद करके पूरी इमेजिनेशन करना, कैसे कि आगरा से दिल्ली से रोहतक से सिंध से लाहौर से सिंध से जोधपुर से ईरान, कंधार से ईरान, इस टाइप से। तो आपको पूरे यात्रा का क्रम है वो बढ़िया विजुअलाइज हो जाएगा और पूरा मैप एक साथ ही बना देना। ये 1543 में कंधार रवाना होता है, इस समय कंधार रवाना होता है। इस समय बैराम खान इसके साथ था, बैराम खान इसके साथ था, ठीक है। काबुल कंधार, काबुल व कंधार कामरान द्वारा नियुक्त अस्करी के अधीन था और इंदल इसके साथ में था, अस्करी के अधीन था। तीनों भाई अब यहीं पे थे, भारत से तो बाहर निकाल दिए, ऐसे लड़ेंगे तो निकालेंगे, सीधी सी बात है, संगठन में ही तो शक्ति होती है, ठीक है। अधीन था। अब ये कंधार गई नहीं, कंधार से बाहर ही निकले। हालांकि ऐसा नहीं कंधार राजा के पास नहीं गए, लेकिन रास्ता कंधार वाला ही लिया और सीधे बैराम खान ने सलाह दी कि कंधार वहां रुकने, समय खराब करने का सेंस नहीं, हम सीधे ईरान चले जाते हैं। तो बैराम खान की सलाह पर हुमायूं, बैराम खान सीधे कहां चले गए? ईरान चले गए, ठीक है। यहां
बैराम खान, ये बैराम खान वही है जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू का सिर काटा था। पानीपत के युद्ध को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अकबर को शासक बनाने में भूमिका निभाई, अकबर का पूरा साथ दिया और फिर पेटीकोट सरकार बनती है और अकबर ने बैराम खान को बाद में पतन करवा दिया। ठीक है, इसको अपन अकबर में पढ़ने वाले हैं आगे बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ बैराम खान की सलाह पर, बैराम खान की सलाह पर हुमायूं ईरान जाता है। ठीक है, जाता है ईरान में। ईरान के शाह ये नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये। शाह ताहमाशब के दरबार में बैराम खान दूत बनकर जाता है। बैराम खान दूत बनकर जाता है, दूत बनकर जाता है। ठीक है, तत्पश्चात शाह व हुमायूं के बीच में एक समझौता हुआ। हुमायूं के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, अब इसकी शर्तें जो है वो मैं अगली स्लाइड में ले जा रहा हूं, क्योंकि यहां पे वो शर्तें आ नहीं पाएगी। समझौता हुआ जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। समझौता हुआ, हाँ, ये लगभग 1544 की बात है। इसकी शर्तें इस प्रकार थी। ठीक है, अब देखो शर्तें क्या थी। पहली शर्त देखिए, हुमायूं को मजबूरन शिया मत ग्रहण करना पड़ा। बाबर को भी करना पड़ा था। ठीक है, बाबर भी इन ईरानियों की शरण में गया था, आपको ठीक से पता होगा। दूसरा पॉइंट क्या था, जमीन दावर, कंधार व काबुल को जीतकर हुमायूं शाह ताहमाशब को देगा। हुमायूं इन्हें शाह को देगा। और तीसरी बात, शाह ने 12,000 अश्व आरोही घुड़सवार है वो हुमायूं को दिए। शाह ने 12,000 अश्वारोही हुमायूं को दिए। ठीक है, और अब हुमायूं जो है कि 12,000 की सहायता लेकर और आपके निकल जाता है कहाँ पे, पुनः कंधार की ओर रवाना होता है। और अब तीसरी जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा ईरान से
पुनः मुगल वंश स्थापना या द्वितीय मुगल वंश की स्थापना। ठीक है, तो ये आखिरी बिंदु होगा, क्योंकि ईरान तक तो बात हमने आज पूरी कर ली। अब नेक्स्ट जो बातें हैं द्वितीय मुगल वंश की स्थापना, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सारी स्थिति इसके आगे की जो है वो साफ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।